विश्व में प्रथम विश्व युद्ध जो कि बाल्कन समस्या का परिणाम था, वहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध वर्साई की संधि जो कि जर्मन की जनता के साथ एक अपमानित संधि की गई थी, इसी को भुनाते हुए हिटलर ने जर्मन जनता को इकट्ठा करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू कर दिया। इस वर्ल्ड वॉर ने पूरे विश्व में अशांति फैला दी और इसी तरीके से अगर प्रेजेंट टाइम पर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट एशियन कंट्री में एक तरह की राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, जिसकी वजह से इजराइल यूएसए वर्सेस ईरान के बीच एक युद्ध चालू हो गया है। यह युद्ध कोई युद्ध नहीं बल्कि यह महायुद्ध का भी रूप धारण कर सकता है और शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। लेकिन इस घटना को लेकर यूएनओ को शांत है, अन्य संस्थाएं क्या कर रही हैं और इजराइल और ईरान और यूएसए क्यों अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं, इसी को सब देखेंगे हम। और इस तरीके से यह भी जानेंगे कि जहां पर इजराइल और ईरान एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, वो एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए, आखिर यह यारी दुश्मनी में कैसे बदल गई। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भारत के संदर्भ में है कि अगर ये वॉर हुए तो भारत में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और प्रेजेंट टाइम पे इस वॉर ने भारत पर क्या क्या प्रभाव डाल दिया है, विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन्हीं सबको हम जानेंगे और जानेंगे कि भारत इससे किस तरह अछूता नहीं है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर ईरान और इराक के बारे में बात की जाए तो इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी कहानी कहां से चालू हुई। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो यहां पर देखिए, आप एक मैप देख रहे हैं जो मिडिल ईस्ट एशिया का है। यहां पर सबसे पहले यहां पर आपको एक देश दिख रहा होगा और इस देश का नाम है इजराइल। बेसिकली हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने यहूदियों पर अत्याचार करना चालू किया और जब हिटलर ने यहूदियों पर अत्याचार करना चालू किया तो इसी क्रम में हिटलर जो था उसने यहूदियों पर उन्हें बहुत सारी की यातनाएं दी और इसी क्रम में जो यहूदी थे उन यहूदी लोगों को जो है यूएसए और ब्रिटेन ने एक जगह जो है उपलब्ध कराई और यहूदी जो हैं वो यूरोप से होते हुए इस एरिया में आकर बस गए। जो ये एरिया था बेसिकली यहाँ पर अरब कंट्रियों का राज था और यहाँ पर फिलिस्तीन नामक एक देश हुआ करता था पहले, जो अभी भी अपनी सच्चाई के लिए लड़ रहा है। और फिलिस्तीन एक देश हुआ करता था जो कि यहाँ पर इजराइल के यानी यहूदियों के बसने के कारण जो है उन्होंने स्टार्टिंग में तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन बाद में जब इजराइल ने अन्य क्षेत्रों की जमीनों को हड़पना चालू किया तो इस वजह से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट ये सभी इजराइल के विरुद्ध में आकर खड़े हो गए और इस तरीके से इजराइल जो है वो इन सभी पड़ोसी देशों से घिर चुका था जिनका सामना अकेले इजराइल को करना था। लेकिन इजराइल के साथ यूएसए और ब्रिटेन खड़ा हुआ था, इसलिए इजराइल ने एक पॉलिसी अपनाई जिसको कहा जाता है पेरीफेरी डॉक्ट्रिन की पॉलिसी। यह पॉलिसी इसलिए अपनाई गई थी कि अरब देशों से निपटा जा सके। इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल को सबसे पहले अगर किसी देश ने मान्यता दी तो वो मान्यता दी तुर्की ने, लेकिन इसी के बाद जो सेकंड नंबर पे जिस देश ने मान्यता दी थी वो दी थी ईरान ने। और ईरान ने इजराइल को मान्यता क्यों दी इस पर भी अगर हम बात करते हैं जिससे इनकी दोस्ती बढ़ी। बेसिकली अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल जो है वो अपने इन्हीं अरब जो कंट्री थी उनसे उलझा हुआ था। और ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान बेसिकली देखा जाए तो शिया बहुल देश हुआ करता है, बाकी ये सारे देश जो हैं वो सुन्नी बहुल हैं। यानी कि ईरान जो शिया बहुल देश हुआ है मतलब देश है, वो ये चाहता है कि पूरे अरब पर उसका अधिकार हो और पूरा अरब जो है वो ईरान के इशारों पर चले। दूसरी तरफ जो सुन्नी अरब कंट्री हैं ये ईरान के इस बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहती थी और इसी तरह से ईरान ने भी इजराइल का सपोर्ट दिया क्योंकि इजराइल इन सब का दुश्मन था और इस तरह ईरान तेल की सप्लाई भी इजराइल को किया करता था और इस तरह दोनों देशों के बीच एक अच्छी मित्रता बनी हुई थी। लेकिन घटना चालू होगी 1979 में जब ईरान में इसके पहले एक वंश हुआ करता था और इसी वंश में राजतंत्र हुआ करता था जिसका नाम मुख्य रूप से पहलवी वंश हुआ करता था। और पहलवी वंश की अगर बात की जाए तो इनका समर्थन यूएसए और इजराइल को था। ये लोग मॉडर्न थे और ईरान को डेवलप करने की बात करते थे, ईरान को पश्चिमीकरण करने की बात करते थे, नई नई टेक्नोलॉजी की बात करते थे ये। लेकिन पहलवी वंश जो था उन्होंने ईरान को यूएसए और इजराइल और अन्य देशों के माध्यम से मॉडर्न बनाने का प्रयास किया। लेकिन हुआ ये कि इसी समय पहलवी वंश के विरोध में कुछ ऐसे गुट खड़े हो गए जिन्होंने कि पहलवी वंश के राजाओं का समर्थन नहीं किया। इसमें मुख्य रूप से थे अयातुल्ला
रुहिल्ला खोमेनी और दूसरे थे अयातुल्ला अली खोमेनी। ये मुख्य रूप से खोमेनी के राइट हैंड थे जो बाद में लीडर बनेंगे और ईरान के सर्वोच्च नेता बनकर उभरेंगे, और इस तरीके से इन्हें रहबर की उपाधि मिलेगी। रहबर यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुदा ने अपॉइंट किया है और जो ये मानता है कि पूरे इस्लाम जगत का उसे संदेश देने के लिए भेजा गया है और वही इस्लाम का लीडर है। इसी तरीके से इस्लामिक राज्य को स्थापित करने के लिए खोमेनी लोगों ने यहां पर सत्ता परिवर्तन किया और ईरान को इस्लामिक तौर पर फिर से इस्लामिक तरीके से बनाना चालू किया। तो इन सभी कहानियों को देखते हुए हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण इजराइल की स्थापना कब हुई? अगर इजराइल की स्थापना की बात की जाए तो 1948 में इजराइल जो है बसाया गया। तुर्की जो है उसने सबसे पहले मान्यता दी और इजराइल को सेकंड मान्यता ईरान के द्वारा दी गई, और इस तरह दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना ईरान। ईरान में इस समय एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था पहलवी वंश, और यहां पर राजतंत्र कायम था। मुख्य रूप से इजराइल और ईरान के अच्छे संबंध हुआ करते थे क्योंकि पेरीफेरी डॉक्ट्रिन पॉलिसी इजराइल के द्वारा मिडिल ईस्ट के विरुद्ध अपनाई गई थी, और इस तरह इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने यह पॉलिसी लागू की ताकि इनके मोटिव यानी कि अरब देशों से निपटा जा सके। दूसरी तरफ ईरान भी अरब मुल्कों से काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए ईरान ने इजराइल का सपोर्ट किया और इस तरह दोनों के बीच एक मित्रता कायम हो गई। इस समय ईरान पे शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था और वो अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बनाने के हिमायती थे, और उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी को जो है यूज किया जाना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन को यूज किया जाना चाहिए, और इस तरह अमेरिका के ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे बेहतर रिश्ते थे। यही वजह थी कि ईरान और इजराइल कभी भी एक दूसरे के करीब आ चुके थे, और इस तरह ईरान इजराइल को जो है ऑयल की सप्लाई भी किया करता था। दोस्ताना एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी ईरान को इजराइल से और इजराइल को ईरान से। लेकिन परिवर्तन तब आया जब यहां पर एक क्रांति हो गई, और क्रांति हुई 1979 में, जिसे हम इस्लामिक क्रांति कहते हैं। इस्लामिक क्रांति में मुख्य रूप से पहलवी वंश के जो शासक थे शाह, उनके शासन को खत्म कर दिया गया और वहां पर इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान की स्थापना कर दी गई। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इस्लामिक क्रांति के बाद इजराइल को लेकर इनके कोटेशन चालू हो गए, और इस तरह जब शासन का अंत करके यहां पर लीडरशिप स्थापित की गई तो उन्होंने ईरान को पूरी तरीके से इजराइल के विरुद्ध खड़ा कर दिया। और इस तरह उनका यह कहना था कि इजराइल ने धीरे धीरे जिनकी जमीनें हड़पना चालू की है, खास तौर पर फिलिस्तीन की जो जमीनें हड़की हैं, इस तरीके से वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हुआ है ईरान, और इस तरीके से वो इजराइल का विरोध करता है। और ईरान का इस समय शाह वंश का शासन करने के बाद जो सुप्रीम लीडर बना उसका नाम था आयतुल्ला रुहल्ला खोमेनी, और इस तरह इसी खोमेनी का राइट हैंड हुआ करते थे खोमेनी, और इस तरह आयतुल्ला अली खोमेनी की अभी प्रेजेंट में इजराइल ने बम गिराकर हत्या कर दी। आयतुल्ला रुहल्ला खोमेनी ने इजराइल और अमेरिका के संबंध को बंद कर दिया, और अमेरिका को उन्होंने कहा कि यह एक शैतान है, और अमेरिका को शैतान कहना चालू किया। उनका कहना था कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा अगर दखल अंदाजी कोई दे रहा है तो वो अमेरिका दे रहा है, और इस तरह खुमैनी ने बताया कि अमेरिका एक शैतान है, इसलिए उस शैतान से निपटने के लिए मैं आपका रक्षक हूं, और इस तरह उसके द्वारा जो पीड़ित किए जा रहे हैं उन पीड़ितों का मैं रक्षक बनकर खड़ा हो गया हूं। और इस तरीके से पीड़ितों का रक्षक बनके आयतुल्ला रुहल्ला खोमेनी खड़े हो गए। इस तरीके से अमेरिका के साथ साथ इजराइल के भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध आ गए, और इस तरीके से दोनों देशों के विरुद्ध ईरान जो है वो बढ़ता गया, और इस तरह दुश्मनी आगे बढ़ती चली गई। दुश्मनी जब आगे बढ़ती चली गई तो खोमेनी की सरकार ने इजराइल से अपने सारे संबंध तोड़ दिए, यहां तक कि इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट को भी वैध मानकर बंद कर दिया गया, और तेहरान में जो इजराइलियों का दूतावास था उसे कब्जे में ले लिया गया और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को सौंप दिया गया। इसी समय PLO
अलग फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग ले रहा था और इसी समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वॉर भी चल रहे थे। ये संघर्ष लंबे समय से चल रहा था और ईरान भी इनडायरेक्टली जो है वो इसी पीएलओ का साथ दे रहा था। लेकिन इजराइल से उसकी दुश्मनी बढ़ती चली गई और ईरान की जो पॉलिसियां थी, सरकार की जो पॉलिसियां थी, वो इजराइल के विरुद्ध आ गई। इसी समय नया ईरान खुद को एक इस्लामिक ताकत मानते हुए सभी पर अपनी सत्ता स्थापित करने लगा और ईरान ने यह कह दिया कि वो इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक है। और 1990 के दशक तक आते आते इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई था तो वो था इराक के सद्दाम हुसैन, और सद्दाम हुसैन की सत्ता को आगे चलकर समाप्त किया गया। लेकिन इसी के साथ एक और ईरान में परिवर्तन आने वाला था, क्योंकि ईरान में भी इस समय मुख्य रूप से खोमेनी आगे अपनी पावर बढ़ाने वाले थे। 1882 में एक और घटना हो गई जिसे हम लेबनान वॉर के नाम से जानते हैं, और 1982 में ईरान ने लेबनान के युद्ध के दौरान लेबनानी शिया और फिलिस्तीनी आतंकवादियों का समर्थन कर दिया, और इसी समर्थन ने इजराइल और ईरान के बीच वापस से एक गहरी दुश्मनी चालू कर दी। 2023 में ईरान के द्वारा वित्तीय मदद हासिल करने वाले फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और इसमें लगभग 1200 इजराइल मारे गए। इजराइल की लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साथ भी झड़प चालू हो गई, और इस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के हमास, इन दोनों का समर्थन ईरान के द्वारा किया जा रहा था और ये दोनों इजराइल के विरुद्ध खड़े थे। इस तरह इजराइल ने प्रतिशोध के रूप में सीरिया में ईरानी और प्रॉक्सी सैनिकों पर निशाना बनाया, और इस तरीके से उसने ईरान पर डायरेक्ट हमला न करते हुए ईरान के जो सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों पर हमला करना चालू कर दिया। जब ईरान ने ये हमले करना और इजराइल ने उस पर हमला करना चालू कर दिया, तो इस समय ईरान ने साफ साफ किया, क्योंकि वो मुख्य रूप से देखा जाए तो फारसी यानी कि शिया बहुल है और बाकी अरब जो हैं वो सुन्नी आबादी के हैं। इसलिए ईरान की सरकार को ये एहसास था कि इस समय विरोधी देश जो हैं वो सब के सब ईरान के साथ खड़े हो नहीं सकते, और ईरान के साथ जब खड़े नहीं हो सकते तो विरोधी देश किसी दिन उस पर हमला भी कर देंगे। जब विरोधी देश उस पर हमला कर देंगे तो इसी आशंका के कारण ईरान की सरकार ने धीरे धीरे एक पॉलिसी बनाना चालू की, और इस तरह ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिडेंस यानी कि लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक उसने एक आतंकवादी गुट तैयार कर लिया। इस आतंकवादी गुटों को जब तैयार किया गया तो इसका मोटिव था इजराइल पर हमले करना और इजराइल को कमजोर कर देना। लेकिन ईरान की भूमि पर कभी ये युद्ध नहीं हुए, बल्कि ये सारे युद्ध उस तीसरे देशों में हुए जो लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में थे। यानी कि ईरान इन सबका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन कभी भी इजराइल और ईरान आमने सामने नहीं आए, बल्कि युद्ध जो भी हुआ वो इन देशों के बीच में हुआ, क्योंकि ईरान इन सबको सपोर्ट कर रहा था। हुआ यह कि ईरान का समर्थन पाके इन्हें शस्त्र, धन और संसाधन सभी मुहैया कराए जा रहे थे, और इस तरीके से जो ये घटना घटित हो रही थी, इस घटना को कहा गया छाया युद्ध यानी छद्म युद्ध। और इन दोनों देशों में अधिकतर देखा जाए तो आधिकारिक रूप से एक दूसरे के सामने ये कभी भी नहीं आए, और ये दोनों एक दूसरे से छद्म युद्ध लड़ते रहे। इसी के परिणाम स्वरूप हुआ ये कि भारत में इस समय स्थिति और पलटने लगी, और भारत में स्थिति जब पलटने लगी तब इसी समय इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होने के क्या क्या कारण बने। सबसे पहले ईरान जो है वो परमाणु कार्यक्रम को रोकना है, इजराइल का ये मकसद है, क्योंकि परमाणु हथियार इस समय ईरान यूज कर रहा है, और परमाणु हथियार अगर वो यूज कर लेगा तो इस तरह विश्व में उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और युद्ध में वो पावरफुल हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस जो इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से तैयार किया था, उसे ईरान के परमाणु सुविधाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए इंजेक्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ महीनों से यह प्लान बनाया गया कि इस तरह का एक अभियान, एक टारगेट बनाया जाए जो ईरान पर, उसके सैन्य स्थानों पर, उसके हवाई रक्षा पर, उसके मिसाइल पर, उन सभी पर निशाना बनाया जाए जिसमें तेहरान, इस्फरान, कोम और तबरीज जैसे राज्य मतलब प्रांत हैं, उन पर हमला कर दिया जाए और इनके सारे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाए।
अमेरिका और इजराइल ने लगभग 200 से ज्यादा विमानों के साथ हवाई भरे और इस तरीके से ईरान का जो सुप्रीम लीडर था, जिसका नाम था अयतुल्ला अली खोमेनी, जो कि खोमेनी के बाद ईरान का सुप्रीम लीडर बना था, वो इस हवाई हमले में मारा गया। और इस तरीके से ईरान ने मध्य पूर्व यानी बहरीन, कुवैत, कतर में इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले करना चालू कर दिए। एक तरफ अमेरिका का सपोर्ट करने वाले बहरीन, कुवैत, कतर पर ईरान हमला कर रहा है, तो दूसरी तरीके से इजराइल और यूएसए ईरान के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और युद्ध जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप स्थिति और बदलती जा रही है। और इस तरह इस समय जो मिशंस चलाए गए हैं, उस मिशन की अगर बात की जाए तो ये मिशन जो हैं जून में भी चलाया गया था इजराइल के द्वारा। और जून में जो इजराइल ने ईरान पर हमला किया था उसका नाम रखा गया था राइजिंग लाइन। अभी प्रेजेंट टाइम पर इजराइल अमेरिका ने ऑपरेशन रॉगिंग लाइन और एपिक फ्यूरी चालू किया है। इजराइल ने ऑपरेशन रॉगिंग लाइन यानी शेर की दहाड़ और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरो यानी बहुत ज्यादा गुस्सा, इस तरीके से ये दोनों चालू कर दिए गए हैं। ट्रंप ने ईरान के लोगों को कहा है कि जब तक हम काम पूरा नहीं कर लेते तब तक अपनी सरकार पर कब्जा कर लेना, यानी कि जब तक हम अटैक करेंगे तब तक आप सरकार बना लेना। और इस तरह प्रीएम्प्टिव यानी हमला एहतियाती रूप में किया गया है। और यह हमला इसलिए किया गया है क्योंकि उनका यह मानना है कि इस समय ईरान पावरफुल होकर विश्व में कोई उथल पुथल करे उसके पहले इस खतरे को शांत कर देना और इसी तरह संभावित बड़े हमले को रोकना ही उनकी प्रीएम्प्टिव पॉलिसी है। और इस तरीके से ईरान और इराक के बीच एक प्रकार से जो युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में भी चालू हो गया। ऑपरेशन रॉगिंग लाइन की अगर बात की जाए तो बेसिकली क्या है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करना, ईरान के नौसेना को खत्म करना, क्षेत्रीय वर्चस्व को खत्म करना, सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। वहां पर ईरान अगर परमाणु बम नहीं रोकता है बनाना तो उस पर हमले कर देना। ईरान में शासन का परिवर्तन करना जो कि वेनेजुएला में किया गया था और आतंकी नेटवर्क को फंडिंग रोकना है। और इस तरीके से इन सभी उद्देश्यों के आधार पर जो है ऑपरेशन रॉगिंग लाइन और फ्यूरी चलाया गया। भारत पर अगर असर देखा जाए तो ईरान जो है वो बासमती चावल, चाय, चीनी, ताजे फल, इन सबको हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दो तरफा जो व्यापार होता है वो प्रभावित होगा, रेड सी कॉरिडोर में रुकावट पैदा होगी, साथ ही इंश्योरेंस की लागत भी बढ़ेगी क्योंकि महंगी हो जाएंगी वस्तुएं। दूसरा, लॉजिस्टिक लागत पश्चिमी बाजारों में भारत में एक्सपोर्ट को कम कर सकती है और इस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से सबसे ज्यादा तेल का निर्यात किया जाता है और भारत को कच्चे माल जो कि इस समय मिलता है उसमें 50% तक वो प्रभावित कर सकता है। और इस तरह अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम इस समय बन सकती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ईरान के जो सुपर लीडर यानी कि अयतुल्ला अली खोमेनी के बारे में तो अगर इसकी बात की जाए तो 1939 में ईरान के मशहद में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने प्रारंभ में ही इस्लामिक शिक्षा प्राप्त कर ली और इन्होंने 1979 में इस्लामिक क्रांति की और इस तरह वो शाह के कट्टर विरोधी हुए जिनके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। 1979 में क्रांति सफल हो गई और अयतुल्ला खोमेनी के दाहिने हाथ के रूप में ये स्थापित हो गए। और इस तरीके से 1981 से लेकर 1989 तक खोमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने रहे और ये ईरान के राष्ट्रपति बने रहे। जब खोमेनी की मृत्यु हो गई 89 में तो 89 में खोमेनी की मृत्यु के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए और इस तरह लगभग 35 से 36 साल तक वो ईरान के सर्वे सर्वा बने रहे। और इस तरीके से ईरान की राजनीति व्यवस्था में सुप्रीम लीडर जो होता है उसका पद राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है और इस तरह सुप्रीम लीडर को सेना का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ होता है। न्यायपालिका उसके हाथ में होती है, मीडिया उसके हाथ में होती है, विदेश नीति उसके हाथ में होती है, परमाणु कार्यक्रम उसके हाथ में रहते हैं। और इस तरीके से 28 फरवरी 2026 को जब इसकी शुरुआत की गई तो इजराइल हमले में इनकी मृत्यु हो गई और इस तरह ईरान में 40 दिन का शोक और 7 दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी गई। बेसिकली अगर देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच चलने वाले इस वॉर का मेन कारण जो है वो है परमाणु रिएक्टर को बनाए रखना ईरान के द्वारा। साथ ही इनका मोटिव जो है वो किसी भी तरीके से ईरान के बढ़ते हुए अरब में
प्रभाव को रोकना है। साथ ही ईरान में जो सत्ता परिवर्तन किया जाना है, यानी खोमेनी को मारकर एक नई सरकार गठित करनी है, जो नई सरकार इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट करेगी। यानी 1979 के पहले की जो शाह पहलवी वंश का शासन था, उसी तरीके से ईरान का सपोर्ट भी अब अमेरिका और इजराइल को मिल सके। घटना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ईरान इजराइल के बीच लगातार बढ़ती हुई इस घटना ने पूरे विश्व में एक तरह से ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो कि आने वाले समय में मुश्किलें पैदा कर सकती है। लेकिन जो कुछ भी हो, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति में ना आ पाए, भारत भी इससे सुरक्षित रहे, अन्य देश के लोग भी इससे सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।